Hello students, uh, today we are going to learn in detail about the Haeckel plot or Haeckel equation. To learn in detail about the Haeckel plot or Haeckel equation, we must know where it is being used. ये Haeckel plot या फिर Haeckel equation कहाँ पे काम में आता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है. Where to use Haeckel equation? Information of K helps in selection of binder in tablet formation. अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है हैकेल प्लॉट या फिर हैकेल इक्वेशन का मेन टारगेट जो है वो है टू फाइंड आउट द के. अब आप इसको ध्यान में रखिए कि के इज अवर मेन टारगेट. वी नीड टू फाइंड द के. तो ये जो के है इट इज आउटपुट ऑफ हैकेल प्लॉट और आउटपुट ऑफ हैकेल इक्वेशन. और ये जो के है ये बेसिकली टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम में आता है. अरे के की वैल्यू से हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. तो यहां पे आप देख सकते हो कि लार्जर वैल्यू ऑफ के हार्डर इज द टैबलेट. तो इसका मतलब अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि टैबलेट की हार्डनेस कम या फिर ज्यादा जो हमको चाहिए या फिर जो डिजायरेबल हार्डनेस चाहिए उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको के वैल्यू के बारे में सोचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यहां पे आपको दिखेगा कि लार्जर द वैल्यू ऑफ के हार्डर इज द टैबलेट. इसका मतलब अगर के की वैल्यू अगर कम है तो टैबलेट वुड बी सॉफ्टर. दैट इज द कंक्लूजन. क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट कैन बी कोरिलेटेड विद द वैल्यू ऑफ के. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी टैबलेट इतनी ज्यादा भी हार्ड नहीं होनी चाहिए कि उसका डिसोल्यूशन टाइम लेट हो जाए या फिर इतनी भी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए कि उसका शिपमेंट में प्रॉब्लम हो. यानी ट्रांसपोर्टेशन में, शिपमेंट में, हैंडलिंग में, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग our tablet should not get break. तो ये एक्सट्रीमिटीज को हमको हमेशा ही ध्यान में रखना है और हमारी टैबलेट इन दोनों एक्सट्रीमिटीज से ना जाए यह हमको ख्याल रखना है. तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द टैबलेट कैन बी कोरिलेटेड विद द वैल्यू ऑफ के. तो हमको के की वैल्यू कितनी चाहिए? इतनी चाहिए ताकि ज्यादा टैबलेट हार्ड भी ना हो और इतनी चाहिए कि ज्यादा टैबलेट सॉफ्ट भी ना हो. तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि के की वैल्यू हमारा टारगेट बन जाती है और के की वैल्यू आपको आगे जाके हैकेल प्लॉट या फिर हैकेल इक्वेशन में आपको मिलेगी. तो अगर मैं इस स्लाइड का अगर मेन टारगेट अगर कहूं which is directly being correlated for the hardness of the tablet, it is the value of K. तो K की वैल्यू हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इससे पता चलता है. तो अभी आपको K की वैल्यू को फोकस करना है. अल्टीमेट टारगेट इज अवर K वैल्यू. तो K की वैल्यू से हम आगे का जो टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको हम कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे. बी विथ मी. आपके फीडर में, मशीन के फीडर में पाउडर
फीड हो चुका है। अब अगर आप यहां पे देखोगे, ध्यान से देखिए कि अपर पंच की मूवमेंट क्या हो रही है और लोअर पंच की मूवमेंट क्या हो रही है। सबसे पहले लोअर पंच ये नीचे जा रहा है, एज यू कैन सी ओवर हियर, एंड इट विल गेट गाइडेड बाय द कैम ट्रैक। कैम ट्रैक नीचे आ गया, इसलिए लोअर पंच नीचे आ गया। कैम ट्रैक नीचे आ रहा है और कैम ट्रैक नीचे आने से कैम ट्रैक का कैनल नीचे ओरिएंट हो रहा है, इसीलिए लोअर पंचेस का हेड कैम ट्रैक के साथ नीचे हो रहा है, इसीलिए हमको लग रहा है कि लोअर पंच नीचे हो रहा है। तो यहां पे एज यू कैन सी द लोअर पंच इज लोअरिंग डाउन। लोअर पंच जो पहले हॉरिजॉन्टल था, अभी वो लोअर लेवल पे आ चुका है। तो यहां पे एज यू कैन सी ओवर हियर, इट इज अ वेट एडजस्टमेंट रैम्प। तो वेट एडजस्टमेंट रैम्प क्या करता है, जैसे कि इन अवर कॉमन सेंस एनीवन कैन गेस व्हाट वी नीड। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए तो जैसा कि हमको पता है कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए, व्हाट वी नीड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पाउडर टू बी फिल्ड इन डाई कैविटी। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ऐसा इमेजिन कीजिए कि ऊपर से हॉपर से फीडर में कंटिन्यूसली पाउडर आ रहा है और यहां पे इस टरेट के ऊपर और डाई कैविटीज के ऊपर फीडर में ये टोटल पाउडर का बेड है, टोटल पाउडर का बेड है। और जैसे बेड, पाउडर बेड हमेशा ही कंटिन्यू रहता है, तो जो भी गैप क्रिएट होती है उस गैप में पाउडर तुरंत भर जाता है। इट वुड गेट क्विकली फिल्ड इनटू द गैप विचएवर विल गेट फॉर्म। यहां पे देखिए कि व्हाइट पोर्शन में आपको गैप दिख रही है, यहां पे गैप बढ़ रही है, यहां तक गैप बढ़ती है, यहां से यहां तक गैप बढ़ रही है। और जस्ट यू हैव टू इमेजिन कि जैसे गैप बढ़ती है, इसका मतलब लोअर पंच नीचे आ रहा है, इसका मतलब गैप बढ़ रही है, गैप बढ़ रही है, इसका मतलब जो भी गैप वहां पे है वो पाउडर से भर जाएगी। तो देखिए जैसे गैप है वो पाउडर से भर रही है, इट वुड गेट फिल्ड बाय द पाउडर। अब यहां पे नोटिस कीजिए माइन्यूटली कि as the powder is getting filled in the gap, और थोड़ा सा यहां पे आप नोटिस कीजिए कि यहां से जो लोअर पंच ज्यादा से ज्यादा लेवल तक नीचे आ रहा है, अब वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब जो भी पाउडर फिल्ड है या फिर भर रहा है, तो उसमें का जो एक्सेस पाउडर है, जितना हमको चाहिए उतना ही पाउडर भरेगा, और जो एक्सेस वाला है वो इस हॉरिजॉन्टल डाई कैविटी की लेवल से ऊपर हो जाएगा। और आगे बढ़कर द स्क्रैपर विल रिमूव द एक्सेस पाउडर। देखिए यहां पे जो एक्सेस है, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये जो एक्सेस है वो स्क्रैपर उसको रिमूव कर रहा है। और यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, यहां पे तो हॉरिजॉन्टल लेवल प्रॉपरली आ जाती है पाउडर की, क्योंकि एक्सेस स्क्रैपर से रिमूव हो चुका है। ओके, तो इसका मतलब अभी यहां पे पाउडर कितना है, यहां पे पाउडर, यहां पे स्क्रैपर से होने के बाद यहां पे जो पाउडर है वो एग्जैक्टली इक्वल टू द डोज विच वी हैव सेट। ओके, तो यहां पे इसका मतलब हमने ऑलरेडी इस रैम्प के थ्रू, इस रैम्प के हेल्प से हमने यहां पे उस लोअर पंचेस की लेवल क्या होनी चाहिए ताकि अल्टीमेटली पाउडर इतना ही भरे कि जितना उसका डोज हो। तो इस तरीके से वेट एडजस्टमेंट रैम्प, या फिर उस वेट एडजस्टमेंट रैम्प को जो
एडजस्ट करने वाला यूनिट होता है वो है वेट कंट्रोल यूनिट। तो इसके सहारे यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो रैंप है ये ऊपर नीचे जा सकता है। जस्ट इमेजिन, ऊपर नीचे जा सकता है। अगर वो ज्यादा ऊपर रहेगा तो इसका मतलब जो गैप है वो छोटा रहेगा, थोड़ा रहेगा। अगर ये रैंप नीचे रहेगा तो इसका मतलब गैप ज्यादा रहेगा। तो अगर गैप अगर कम है, ये रैंप अगर ऊपर है, तो फिलिंग का गैप अगर कम है, इसका मतलब पाउडर कम भरा जाएगा। और अगर उसके अपोजिट, अगर रैंप नीचे है, इसका मतलब गैप ज्यादा रहेगा। इसका मतलब जो डोज है, पाउडर का डोज है, वो ज्यादा और बड़ा रहेगा। तो इस रैंप के ऊपर नीचे करने से अल्टीमेटली जो लोअर पंचेस की जो पोजीशन है डाई कैविटी में, वो ऊपर नीचे होती है। इसके कारण इसके साथ हम पाउडर का डोज निश्चित कर सकते हैं। वी कैन अश्योर whatever the required dose that we can set। अब ये जो रैंप है वो ऊपर नीचे किसके जरिए जाता है, तो इट इज गेटिंग डन बाय दिस नॉब विच वी कैन कॉल्ड इट एज वेट कंट्रोल यूनिट। तो अल्टीमेटली इस पोर्शन में और इस स्टेज में आपका डिसाइड हो रहा है फिलिंग और डोज। तो फीडर से फिलिंग होता है और फिलिंग फिर जो एक्सेस है वो निकाल दी जाती है और अल्टीमेटली डोज यहां पे सेट किया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट इज फीडिंग एंड सेकेंड इज वेट एडजस्टमेंट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं डोज एडजस्टमेंट। तो डोज हो सकता है 500 mg, 400 mg, व्हाटएवर। तो ये डिपेंड करेगा कि हम इस रैंप को कितना ऊपर करते हैं या फिर कितना नीचे रखते हैं। तो आई थिंक you got the clear idea in a sequence how the dose can be controlled। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमारे ऑपरेशन में डोज तो डाई कैविटी में आ गया। नाउ जस्ट यू कैन इमेजिन कि डोज आने के बाद अब आगे का प्रोसीजर क्या हो सकता है। आगे का प्रोसीजर तो एकदम आसान हो जाएगा। डोज आ गया, अब उसको ओनली कॉम्प्रेस करना है ताकि जो भी डोज हमको मिला है या फिर हमने जो सेट किया है उतने पाउडर का हम टैबलेट बना सके। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, वेरी केयरफुली यू हैव टू सी, स्क्रैपर के बाद हमारे डाई कैविटी में अलोंग विथ लोअर पंच हमारे पास ऑप्टिमम पाउडर है, जो कि हम बोल सकते हैं कि डोज जितना चाहिए उतना पाउडर हमारे डाई कैविटी में अभी मौजूद है। अभी हमको इसकी टैबलेट बनानी है। तो अभी आप देख सकते हो कि आफ्टर फिलिंग द रिक्वायर्ड डोज, लोअर पंच फिर से नीचे आ रहा है। एज यू कैन सी हियर, यहां तक हमारा डोज हो गया। अब फिर से लोअर पंच नीचे जा रहा है थोड़ा सा। ओके, लोअर पंच नीचे हो गया। इसका मतलब जितना भी हमने डिसाइडेड पाउडर था, डोज जितना, वो जो जितना डिसाइड हो चुका है डाई कैविटी में आ चुका है, अब वो नीचे आ रहा है, मिडल में आ रहा है डाई कैविटी में। एज यू कैन सी ओवर हियर, क्योंकि लोअर पंच थोड़ा नीचे कर दिया गया है बाय द कैम ट्रैक। क्योंकि कैम ट्रैक नीचे आ गया तो लोअर पंच भी नीचे आ जाएगा। लोअर पंच नीचे आ जाएगा तो पाउडर भी थोड़ा सा डाई कैविटी में मिडल पोजीशन पे आ जाएगा। एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे ऊपर भी गैप बन गया है, लेकिन हमारा इस लेवल पे पाउडर जितना हमारा डोज चाहिए उतना सेट हो चुका है। अब पाउडर ज्यादा आ नहीं सकता, या फिर जो पाउडर डिसाइडेड है वो बाहर निकल नहीं सकता। अब क्या हो सकता है, ओनली एंड ओनली उसकी टैबलेट बननी है। ओके, तो आगे आप देख सकते हो अब लोअर पंच बराबर पोजीशन पे आ चुका है। अब वो हॉरिजॉन्टली रन करेगा। अब आगे हम जाएंगे कॉम्प्रेशन में। तो कॉम्प्रेशन में पाउडर से हम टैबलेट बनाएंगे। अब टैबलेट यानी कॉम्प्रेशन यहां पे आप देख सकते हो 2 रोलर से कॉम्प्रेशन होता है। एक रोलर है छोटा, दैट वी कैन से इट इज अ प्री कॉम्प्रेशन रोलर, जो कि ऊपर भी रहता है और नीचे भी रहता है।
उसके बाद आता है मेन कॉम्प्रेशन रोलर, ऊपर भी रहता है और नीचे भी रहता है। पहले पुराने टैबलेट मशीन्स में ओनली मेन कॉम्प्रेशन रोलर ही रहते थे कि जो डायरेक्टली टैबलेट को प्रेस करते थे, टैबलेट को मींस पाउडर को प्रेस करते थे और उस पाउडर से टैबलेट हमको मिलती थी। ओके, अब रिसेंट ईयर में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया, क्योंकि पहले टैबलेट्स में थोड़े एरर्स रहते थे, तो उस एरर्स को दूर करने के लिए अभी नए मशीन्स में यू आर गेटिंग द 2 रोलर्स along with 2 main compression rollers. You are getting the pre-compression rollers. Pre-compression rollers. अब पहले ये समझ लेते हैं कि pre-compression rollers का क्या रोल है, ओके, इस टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी लोअर पंच नीचे आ चुका है, जितना भी डोज वाला पाउडर है वो भी वहां पे मौजूद है। अब हमको हमारे अटमोस्ट एक्सटेंट से हम एकदम से उस पाउडर को जो डिसाइडेड पाउडर है, हम उसको एकदम से पंच नहीं करेंगे। अगर हम उसको एकदम से पूरा पंच करते हैं हमारे डिसाइडेड फोर्स से, तो क्या हो सकता है कि जो भी पाउडर है उसको एक साथ पूरा दबाव देने से, फोर्स डालने से जो टैबलेट बनती है, इट में ऑकर विथ अ पर्टिकुलर डिफेक्ट्स, या फिर वो थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है, या फिर उसमें वेरी माइन्यूटली गैप्स रहती है। तो एररफुल टैबलेट को करेक्ट टैबलेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्री कॉम्प्रेशन रोलर से, या फिर मेन कॉम्प्रेशन ज्यादा फोर्स लगाता है, प्री कॉम्प्रेशन थोड़ा कम फोर्स लगाता है। तो मेन कॉम्प्रेशन करने से पहले हम उस टैबलेट, जो डिसाइडेड डोज वाला टैबलेट जो बेड है, उसको हम थोड़ा सा कॉम्प्रेस करेंगे, ताकि जो भी थोड़ा सा कॉम्प्रेस करने से जितनी भी गैप्स होती है वो थोड़ी सी फिल हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, और फिर ये थोड़ी सी कॉम्प्रेस टैबलेट विल गेट मच मोर कॉम्प्रेस टू गेट द एक्चुअल टैबलेट। ओके, तो थोड़ा सा जो कॉम्प्रेस बेड है टैबलेट का, उसको हम मेन कॉम्प्रेशन रोलर में ज्यादा कॉम्प्रेस करते हैं ताकि उसकी एक्चुअल टैबलेट बन जाए। नाउ बाय द टाइम आई गेस यू गॉट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्दर विद दिस प्री कॉम्प्रेशन रोलर एंड मेन कॉम्प्रेशन रोलर। अब सब बात आसान है। फिर से मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि हमारे पास एक टैबलेट पाउडर बेड है कि जो ऑलरेडी हमने डिसाइड किया, विद दिस वेट कंट्रोल यूनिट वी ऑलरेडी गॉट अ डोज, एक्यूरेट डोज वी ऑलरेडी गॉट, एंड देन फर्दर वी आर गोइंग टू कॉम्प्रेस इट। तो यहां पे आप देखोगे, आपको यहां पे ध्यान रखना है कि कैम क्या कर रहा है, कैम कहां जा रहा है, पंचेस को कैम कैसे गाइड कर रहा है। जस्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे लोअर पंचेस चल रहे हैं, और आप देखोगे कि यहां से डोज आने के बाद अब अपर पंच कैम ट्रैक के जरिए नीचे आ रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, ताकि जो भी डिसाइडेड पाउडर बेड है तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रेशन बनाया जाए। तो यहां पे देखिए आपका, जस्ट यू कैन सी ओवर हियर, नोटिस ओवर हियर, यहां पे आपका जो पाउडर है एकदम से फ्लैट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे टैबलेट बन चुकी है। और यहाँ पे आप देखोगे प्री कॉम्प्रेशन रोलर उसको ज्यादा, उस पाउडर बेड को ज्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर रहा है। एज यू कैन सी ओवर हियर, वॉल्यूम इसमें थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू हियर। एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, ऑल्दो इट इज अंडर द प्री कॉम्प्रेशन रोलर। यहाँ पे भी कॉम्प्रेशन हो रहा है, यहाँ पे भी कॉम्प्रेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि वॉल्यूम पाउडर बेड का थोड़ा सा ज्यादा है, और वॉल्यूम यहाँ पे जो भी पाउडर है वो टोटली कॉम्प्रेस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपका टैबलेट पूरा बन चुका है। तो यहाँ पे प्री कॉम्प्रेशन रोलर क्या करता है, तो जो भी पाउडर बेड
डोज के साथ जो मिला है उसको हम थोड़ा सा कॉम्प्रेस करेंगे ताकि उसमें की जो गैप्स है वो थोड़ी एलिमिनेट हो जाए और हमको अभी विदाउट एरर हम बाद में फिर जो कॉम्प्रेस पाउडर बेड है वो आगे बढ़े एंड फिर it should get a full compression from the main compression roller ultimately to get the final tablet. तो यहाँ पे आप यहाँ पे लेवल पे देखोगे कि कैम पूरा नीचे आ चुका है और उसके साथ ही आपके अपर पंच भी नीचे आ चुके हैं और लोअर पंच भी ऊपर जा चुके हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेन कॉम्प्रेशन रोलर्स, ताकि इसके साथ हमको टैबलेट फुल फोर्स के साथ उस पाउडर के बेड से हमको टैबलेट मिले, जो कि आप देख सकते हो कि सबसे कम वॉल्यूम यहाँ पे आपको नोटिस कर सकते हो थ्रू आउट द लेंथ। यहाँ पे आपका टैबलेट बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अपर पंच का काम हो गया है। अब क्या है, टैबलेट बन चुका है तो आगे क्या हो सकता है, एनीबडी कैन गेस कि आगे बस टैबलेट बन चुका है, डाई कैविटी में टैबलेट रेडी है। अब आगे यहां से टैबलेट को बाहर निकालना है, मींस इजेक्शन नीडेड टू बी डन। और इजेक्शन करने के लिए कोई भी गेस कर सकता है कि इजेक्शन करने के लिए डाई कैविटी का ऊपर का पार्ट ओपन चाहिए ताकि जो भी टैबलेट बना है वो बाहर फेंकी जा सके या फिर इजेक्ट हो सके। ओके, इसीलिए जाहिर सी बात है कि अपर पंच विल गो मच मोर हायर लेवल। इसीलिए आप देख सकते हो कि जहां कैम ट्रैक अभी अपर पंच को नीचे रखे हुए था, अभी कैम ट्रैक के जरिए वो अपर पंच को ऊपर उठा रहा है अप टू इज हाईएस्ट लेवल। ओके, तो जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे ओपन एंड डाई कैविटी में होना चाहिए और एट द सेम टाइम जैसे जैसे अपर पंच ऊपर जा रहा है लोअर पंच भी थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, किस लिए कि टैबलेट जो बनी हुई है उसको धीरे धीरे वो ऊपर उठा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टैबलेट ऊपर उठ चुकी है, अब वो फर्दर और ऊपर उठा रहा है। यहाँ पे भी ये सब कुछ गाइड हो रहा है कैम ट्रैक से। ओके, अब जैसे ऊपर आ रहा है टैबलेट पूरी ऊपर आ चुकी है। अब यहाँ पे एक फिर से स्क्रैपर रहता है, उसको हम स्क्रैपर नहीं बोलेंगे, इट इज एक प्लेट रहती है कि जिसके साथ जैसे टैबलेट ऊपर आती है टरेट के पोजीशन पे तो उसके साथ वो अलाइन हो जाती है और उसको एक चैनल मिलके वो टैबलेट टरेट से दूर हो जाती है और जो भी हमारा जो बाउल है या फिर कंटेनर है उसके साथ वो नीचे उसमें गिर जाती है। ओके, और फिर ये जो ऊपर के अपर पंच है लोअर पंच है ये फिर से इस साइकिल को फॉलो करते हैं। ऐसा टरेट गोल रहता है तो ऐसा फॉलो करके पूरा यहाँ पे टैबलेट आता है, सॉरी अपर पंच और लोअर पंच आता है और फिर से ये साइकिल होती है। तो यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू कंक्लूड। सबसे पहले हॉपर से फीडिंग, फिर बाद में यहाँ से डोज एडजस्टमेंट या फिर डोज डिसीजन, फिर बाद में स्क्रैपर के साथ जरिए ये होता है डोज डिसीजन। फिर जो पाउडर रेडी हो चुका है उसको पहले प्री कॉम्प्रेशन रोल किया जाता है टू रिमूव और एलिमिनेट द कैविटीज इन द पाउडर बेड एंड देन फर्दर उस पाउडर बेड को जो कि ऑलरेडी प्री कॉम्प्रेस है उसको मेन कॉम्प्रेशन रोलर से हायर लेवल पे पंच किया जाता है ताकि अब पाउडर बेड से कॉम्प्रेस पाउडर बेड से हमको यहाँ पे टैबलेट मिलती है और यहाँ पे फिर कैम ट्रैक के जरिए उसको इजेक्शन मिलता है। सो दीज आर ऑल बेसिक टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। इट इज गेटिंग डन विथ एवरी इंडस्ट्री अप टू इट फुलेस्ट कैपेसिटी। तो लगभग देयर आर मल्टीपल कैपेसिटी ऑफ टैबलेट प्रेस या फिर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन। एक घंटे में अलग अलग कैपेसिटी की और मल्टीपल स्टेशंस की मशीन्स होने के कारण एक घंटे में आपकी बहुत सारी हजारों टैबलेट आपको मिलती है। तो ये कंटिन्यूअसली ऑपरेशन होता है, आप पंचेस देख नहीं पाओगे, ना ही लोअर पंचेस देख पाओगे, ना ही पाउडर देख पाओगे, इतना फास्टली ऑपरेशन होता है। ओके, इसीलिए व्हाट वी नीड द
we need, first of all, what we need the continuous flow of powder from the hopper up to the die cavity, सबसे इंपॉर्टेंट रोल। ओके, इसीलिए हमको फ्लो प्रॉपर्टीज के जरिए पहला ही हमारा पाउडर का ब्लेंड जो है वो अच्छी तरह का होना चाहिए। हम पहले उसको फ्लो प्रॉपर्टीज देखते हैं अंडर द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। दूसरी बात, ये जो ऑपरेशन है ये कंटिन्यूअसली होता है, इसीलिए जो एक्शंस है, वॉट एवर द एक्शन, इट नीडेड टू बी हाईली स्मूथ। कोई भी ऑब्स्टेकल, छोटा से छोटा ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए, ताकि अगर छोटा भी ऑब्स्टिकल अगर हुआ इस ऑपरेशंस में तो आपकी वो टोटली उसका इन्फ्लुएंस होगा आपके टैबलेट पे, तो आपका टैबलेट डिफेक्टिव हो सकता है। इसीलिए आई थिंक कि ये आपको बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप उसको मल्टीपल टाइम इस लेक्चर को रिपीट कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द होल टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। ओके, अब हम यहाँ पे, जैसा कि हमको पता है कि हम यहाँ पे कंप्रेशन कर रहे हैं, ओके, और हम हमारे टैबलेट को इनफ हार्ड बना रहे हैं, इनफ हार्ड, ओके, ज्यादा, जरूरत से ज्यादा भी नहीं और जरूरत से कम भी नहीं। अगर ज्यादा कम रहेगी तो सॉफ्ट बन जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन में ब्रेक हो जाएगी। अगर ज्यादा हार्ड हो जाएगी आउटपुट टैबलेट, तो आपका डिसोल्यूशन पे फर्क पड़ेगा, और अगर डिसोल्यूशन अगर लेट होगा तो आपका एब्सॉर्प्शन लेट होगा, एब्सॉर्प्शन लेट होगा तो आपका एक्टिविटी में डिले हो जाएगा। ओके, जल्दी हमको आराम नहीं मिलेगा, ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट होगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन आपका लेट हो जाएगा। तो इसीलिए व्हाट वी नीड, अल्टीमेट गोल इज द टैबलेट हार्डनेस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि टैबलेट हार्डनेस को हम यहाँ पे मॉनिटर करेंगे बाय द वैल्यू ऑफ के, which is getting governed or monitored by the Huckel plot or Huckel equation। तो इस तरीके से हमने एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश किया है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन का के साथ। ओके, as we have seen the plastic deformation and elastic deformation, so here in this equation, as you can see, natural log of 1 upon 1 minus d is equal to kp plus a। हमको k फाइंड आउट करना है। k is a measure of plasticity और d है relative density। अभी relative density क्या है, तो it is a density of powder divided by true density of material। अगर ये दो डेंसिटी का हम रेशियो लेते हैं, these are two different densities, तो हमको relative density मिलती है। तो जो d आएगा, d की वैल्यू जो आएगी, तो वो d की वैल्यू अगर 1 है, d is equal to 1, maximum in case of no pores left when compress। इसका मतलब हमने पाउडर को कंप्रेस करने के बाद जब उस पाउडर बेड में कोई भी पोर मौजूद नहीं रहते, या फिर वेरी लेस पोर इट वुड बी देयर, वेरी वेरी लेस, तो इस केस में हमको डी की वैल्यू मिल जाएगी 1। एंड जब डी की वैल्यू हमको 0.3 या फिर 0.1 ऐसी मिलती है, तो इसका मतलब है 30% और 10% ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैबलेट कंसिस्ट ऑफ पोर्स और पोरोसिटी। तो इसका मतलब जो भी टैबलेट बनी है उस पाउडर बेड को कंप्रेस करने के बाद, तो उसमें अभी भी पोर्स मौजूद है, और वो पोर्स कितने हैं, 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, और 0.1 अगर है तो 10%। ओके, तो ये हमको पोरोसिटी की आइडिया देता है।
It means that 30% or 10% of the volume of tablet consists of pores. तो इससे हम उस टैबलेट में, उस कॉम्प्रेस टैबलेट में पोरोसिटी कितनी है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोरोसिटी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे ई से, कैपिटल ई से। कैपिटल ई इज द पोरोसिटी। वो कैसे मिलेंगी? 1 माइनस डी, 1 माइनस डी। तो डी की जो वैल्यू है, जो भी आती है, मान लो यहाँ पे 0.1 अगर वैल्यू आई है तो 1 माइनस 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.9। इसका मतलब 0.9 या फिर 90% उस टैबलेट में पोरोसिटी है। और अगर डी की वैल्यू अगर हम 0.3 लेते हैं तो 1 माइनस 0.3 विच विल कम एज 0.7, यानी 70% वैल्यू या फिर 70% उस टैबलेट में पोरोसिटी मौजूद है। तो ज़्यादा पोरोसिटी, इसका मतलब 70% ज़्यादा पोरोसिटी हो गई, 90% उससे भी ज़्यादा पोरोसिटी हो गई। तो इस तरीके से हमको ई की वैल्यू मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमको रेडीमेड ई मिल गया, तो आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द ई इन इक्वेशन, तो इट इज कम एज नेचुरल लॉग 1 अपॉन ई इज इक्वल टू के पी प्लस ए। So next step, what we will do, हमको जो नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन ई की वैल्यूज मिलती है प्रैक्टिकली, उसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे और रिस्पेक्टिव जो हमने प्रेशर अप्लाई किया था हर बार टैबलेट को कॉम्प्रेस करने के लिए, वो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नियर अबाउट मिल जाएगी। स्ट्रेट लाइन मिलने के बाद उस स्ट्रेट लाइन का जो भी स्लोप होगा, आपको स्लोप निकालना है। स्लोप दैट वुड बी कंसिडर एज के। तो इस तरीके से हमको के की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज अ मीन ऑफ हैकेल प्लॉट। तो के की वैल्यू कैसे निकालनी है? जैसा कि हम रेगुलर स्लोप निकालते हैं। स्लोप हम कैसे निकालते हैं? तो स्लोप निकालने के लिए m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दैट इज a common method to get the slope। इस तरीके से जब इस लाइन का हम स्लोप निकालते हैं, वही हमको k मिल जाता है। अभी लास्ट स्लाइड में हमने एक ग्राफ देखा था कि जो प्रेशर वर्सेस नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन ई था, इनवर्स ऑफ पोरोसिटी। इनवर्स ऑफ पोरोसिटी हम बोल के क्या बोल सकते हैं? इनवर्स ऑफ पोरोसिटी की हम डेंसिफिकेशन भी बोल सकते हैं, यानी जितनी पोरोसिटी कम उतना डेंसिफिकेशन ज्यादा, जितनी पोरोसिटी ज्यादा उतना डेंसिफिकेशन कम। 1 अपॉन ई है ना, इसलिए। तो डिपेंड अपॉन दिस और कंसिडरिंग दिस हैकेल इक्वेशन, हमको ये दिखता है कि हमारे जो फार्मा पाउडर्स रहते हैं, तो उनको हमने, जो भी पाउडर रहते हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दैट इज टाइप ए मटेरियल, टाइप बी मटेरियल और टाइप सी मटेरियल। तो उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि टाइप ए मटेरियल क्या होता है। यहाँ पे हम अल्टीमेटली उस पाउडर का डेंसिफिकेशन, उस पाउडर का पोरोसिटी, यही चीज़ें हम उसके बारे में देखेंगे।
तो ये जो मटेरियल रहते हैं दे आर सॉफ्ट एंड रेडिली अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसा कि पहले की स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है। ये मटेरियल सॉफ्ट रहते हैं और ये बहुत जल्द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के स्टेज में जाते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का स्टेज ये है कि एक बार आपने फोर्स अप्लाई कर लिया तो उस पार्टिकल के शेप में परमानेंटली चेंजेस आ जाएंगे। फिर बाद में अगर उस पार्टिकल के ऊपर से, उस पार्टिकल से अगर हम फोर्स रिमूव भी कर लेते हैं तो भी उसका शेप, उस पार्टिकल का शेप रिगेन नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसे पार्टिकल को टाइप ए मटेरियल में कैटेगराइज किया गया है जो कि ऑलरेडी सॉफ्ट रहते हैं। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, दे आर सॉफ्ट एंड रेडिली अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये इन मटेरियल की आइडेंटिटी बन जाएगी। इसका एग्जांपल है टाइप ए मटेरियल का सोडियम क्लोराइड, नॉर्मल जो हमारा नमक होता है। तो ये भी सॉफ्ट मटेरियल होती है और अगर उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो जल्दी अपना शेप चेंज करते हैं और फिर से वो ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं करते हैं। दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। A linear relationship is observed with plots remaining parallel as the applied pressure is increased, indicating deformation. अब इस टाइप ए मटेरियल का हम हैकेल प्लॉट का ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने कंप्रेशन प्रेशर अप्लाई किया है उस मटेरियल पे। यानी आपको ये मानना है कि डाई कैविटी में हमने सोडियम क्लोराइड लिया है और हम उसको कंप्रेस करते जा रहे हैं, धीरे 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 कंप्रेस करते जा रहे हैं और साथ में उसकी ये वैल्यू हम देखते जा रहे हैं कि ये वैल्यू क्या आती है। ये वैल्यू जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि अल्टीमेटली ये वैल्यू है डेंसिफिकेशन की वैल्यू, डेंसिफिकेशन की, जिसमें हमको उस पाउडर की डेंसिटी बढ़ते हुए दिखती है। डेंसिफिकेशन होता है, वो पाउडर ज़्यादा एक दूसरे के करीब आता है, पाउडर पार्टिकल्स। तो डेंसिफिकेशन होता है उस पाउडर में। तो यहाँ से हम स्ट्रेट में देख सकते हैं कि जितना हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जितना हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो पाउडर के पार्टिकल्स, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो पाउडर के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत करीब 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 आते जा रहे हैं और अल्टीमेटली उनमें से पोरोसिटी कम 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 होती जा रही है। इसका मतलब भी उसमें डेंसिफिकेशन बढ़ रहा है लगभग। तो यहाँ पे आप नियर अबाउट स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं। तो ये हो जाएगी टाइप ए मटेरियल की आइडेंटिटी। अब इस तरीके का बिहेवियर जो भी पाउडर दिखाते हैं प्रैक्टिकली, तो वो पाउडर कहलाते हैं टाइप ए मटेरियल। जैसे कि हमने देखा था कि टाइप ए मटेरियल सॉफ्ट रहते हैं और वो रेडिली और परमानेंटली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल इज सोडियम क्लोराइड। और अगर इसका इस लाइन की हम अगर स्लोप निकालते हैं तो हमको के की वैल्यू मिल जाती है। तो आप कंपेयर कर सकते हो अलग अलग मटेरियल की के की वैल्यू। तो उसके अल्टीमेटली जब हम अलग अलग मटेरियल की के की वैल्यू देखते हैं तो उस के की वैल्यू से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी टैबलेट हार्ड बनेगी कि सॉफ्ट बनेगी। रिलेशनशिप क्या है कि जितनी के की वैल्यू ज़्यादा उतनी आपकी टैबलेट हार्ड एंड हार्डर। तो इसीलिए अल्टीमेटली हकेल प्लॉट बहुत ही ज़्यादा अप्लीकेबल है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है कि हमारी टैबलेट का बिहेवियर कैसा रहेगा, नेचर कैसा रहेगा, हार्डर रहेगा, सॉफ्टर रहेगा और वो हम आसानी से के की वैल्यू से
एज्यूम कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। इसीलिए हैकेल प्लॉट में के की वैल्यू का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से आगे टाइप बी मटेरियल आप देख रहे हो, तो अगर यहाँ पे आप ग्राफ उसका देखोगे, एक्स एक्सिस पे प्रेशर है, वाई एक्सिस पे इनवर्स ऑफ पोरोसिटी यानी डेंसिफिकेशन ये है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द लीनियर रिलेशनशिप। यहाँ पे उसका बिहेवियर थोड़ा अलग दिख रहा है और फिर बाद में यहाँ से यहाँ पे आगे उसका बिहेवियर अलग दिख रहा है। तो इस तरीके का मटेरियल कैसे बिहेवियर करता है? सीन इन हार्डर मटेरियल हैविंग हाई यील्ड प्रेशर। हाई यील्ड प्रेशर का मतलब ये होता है कि उसका टाइप ए मटेरियल जैसा बिहेवियर को आने के लिए ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके उसका टाइप ए मटेरियल जैसा बिहेवियर आता है। इन इनिशियल कर्व रीजन ऑफ कंप्रेशन, इनिशियल कर्व रीजन इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू फ्रैगमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स फॉलोड बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो इनिशियल स्टेज में ये जो कर्व आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब हम ऐसे मटेरियल डाई कैविटी में प्लेस करते हैं और ऐसे मटेरियल जब हम कंप्रेस करते हैं तो पहले उन मटेरियल का फ्रैगमेंटेशन होता है, उन पार्टिकल में रप्चरिंग आना स्टार्ट हो जाता है। रप्चरिंग यानी वो हर पार्टिकल ब्रेक होते हैं, फ्रैगमेंट होते हैं। तो इसीलिए पहले ऐसा कर्व ऑब्टेन होता है एज वी इंक्रीज द प्रेशर। इसका मतलब उनमें फ्रैगमेंटेशन आ रहा है और फिर बाद में लीनियर डेंसिफिकेशन आपको दिख रहा है। तो इस तरीके के मटेरियल को हम टाइप बी मटेरियल कहते हैं और इसका एग्जांपल है लैक्टोज। आगे बढ़ते हैं, टाइप सी मटेरियल देखते हैं। दिस इज example is local starches, that is potato comes under this category. There is an initial steep linear region and becomes flat as applied pressure is increased. Graph becomes flat due to absence of rearrangement stage and densification. तो अगर आप टाइप सी मटेरियल का ग्राफ देखोगे तो आपको इस तरीके का ग्राफ मिलता है जो कि पहले दो मटेरियल से बहुत अलग बिहेवियर शो करता है। कैसे? इनिशियल स्टेज में ही आपका बहुत ज़्यादा डेंसिफिकेशन, रैपिड डेंसिफिकेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे। इट इज़ रैपिड डेंसिफिकेशन। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, इसका मतलब है डेंसिफिकेशन बढ़ रहा है, डेंसिफिकेशन बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद जब हम और आगे कॉम्प्रेशन फोर्स अप्लाई करते हैं, कॉम्प्रेशन फोर्स बढ़ाते हैं, तो फिर कोई भी डेंसिफिकेशन नहीं, दैट वुड बी अ फ्लैट लाइन। चाहे हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करें, कोई डेंसिफिकेशन आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए ये मटेरियल फार्मा के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं होता है। तो रैपिड डेंसिफिकेशन, बट फर्दर देर इज नो रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, और हमको रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल चाहिए अगर हम फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के बारे में सोचे तो इसीलिए ये है, these are the different मटेरियल, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। हर एक का हम जब के वैल्यू निकालते हैं तो आपको आपकी टैबलेट हार्डर रहेगी, सॉफ्टर रहेगी, ये आपको पता चलता है। सो हियर you can see the Hakel equation is able to give the K, which is the densification of the material. By considering the K values and by plotting the graphs, we can come to know the type of the material. At the same time, we can come to know the K of each of the material.
and from that K we can predict the densification of the material, and from that we can confirm or conclude the nature of the tablet, whether it would be harder or softer.